दोस्तों, हम प्रायः हिंदी भाषा की बात करते हैं, भाषा के विकास की बात करते हैं, साहित्य इतिहास की बात करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के साहित्य का आरंभ यानी शुरुआत कब से और कैसे हुआ, इसकी बात नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आइए दोस्तों, अपने विषय की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हिंदी भाषा और साहित्य के आरंभ की। दोस्तों, हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ कब से मानना चाहिए? यह एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत आसान भी नहीं है। वैसे भी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल या प्रारंभिक काल का सीमा निर्धारण साहित्य इतिहास का सबसे विवादित विषय है। किसी विद्वान ने 1000 ईस्वी से माना है यह समय, किसी ने विक्रम संवत 1050 से, किसी ने सरहपा से, तो किसी ने 750 विक्रम संवत से, तो किसी ने 700 विक्रम संवत से, तो किसी ने 1184 ईस्वी से माना है। लेकिन मेरे विचार से हिंदी साहित्य का प्रारंभ वहां से मानना चाहिए जहां से हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है और यह तथ्य हम सभी जानते हैं कि कोई भी भाषा यानी किसी भी भाषा का प्रवाह एक नदी के समान होता है। अर्थात जनभाषा अपने प्रवाह के स्वरूप को हमेशा एक जैसा बनाकर नहीं रख सकती है। जिस प्रकार नदी की धारा सदैव एक ही तरह से नहीं बह सकती है, एक ही रास्ते से नहीं बह सकती है, ठीक उसी प्रकार से जनभाषा का प्रवाह और स्वरूप भी एक जैसा नहीं रह सकता है। जगह और समय यानी स्थान और काल में परिवर्तन से उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब तक उन रूपों की तात्विक एकता यानी उसका मूल रूप सुरक्षित रहता है, तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा ने भी स्थान और समय में बदलाव के कारण अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए हैं। ब्रज, अवधी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका, कन्नौजी, बघेली, बुंदेलखंडी, बांगरू, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, पहाड़ी आदि उसके अनेक रूप पाए जाते हैं। इन सब में तात्विक एकता विद्यमान है, इसलिए भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक उपयुक्त मालूम होता है। तो दोस्तों, इसी आधार पर अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर अलग अलग रूपों में विकसित भाषा को अलग नाम देने की जरूरत है। वैसे तो अपभ्रंश अपने मूल रूप में 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। फिर भी 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद से ही अपभ्रंश बोलचाल की भाषा से अलग होकर उसके समानांतर साहित्य रचना की भाषा बन गई थी। यह तथ्य हम सभी जानते हैं कि भाषा का जैसे जैसे विकास होता चला जाता है, वह धीरे धीरे आम बोलचाल की भाषा से अलग एक साहित्यिक भाषा बन जाती है और समाज में एक दूसरी भाषा विकसित होने लगती है जो सामान्य बोलचाल की भाषा रहती है। यही घटना संस्कृत के साथ भी हुई थी, जहां हम लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और बाकी चीजों को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवहट्ट नाम दिया है, परंतु सच्चाई यह है कि वह भाषा हिंदी ही है। उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट नाम देने से भ्रम उत्पन्न हो गया है। जिन विद्वानों ने यह नाम दिए हैं, वे भी अपनी बातों की पुष्टि के लिए इसी तथ्य का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि अपभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी, लेकिन जब उसमें तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी, तब एक नई भाषा का रूप उभरा, जिसे हिंदी कहा गया। दोस्तों,
वैसे भी जनभाषा होते हुए भी हिंदी की यही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपभ्रंश के बाद भी अब तक निरंतर बढ़ती रही है। इसलिए जिन विद्वानों ने अपभ्रंश के अलावा अवहट्ट का झगड़ा खड़ा किया है, ऐसा लगता है कि वे हिंदी के आरंभिक विकास को उसकी आगे की धारा से काट देना चाहते हैं, उसको अलग कर देना चाहते हैं। दोस्तों, निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि सिद्धों की रचनाओं से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना ही युक्ति संगत है। उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही होती है। दोस्तों, एक बात और है कि साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया ही जा सकता है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा तत्व भी है जिसे हम साहित्य की चेतना कहते हैं। साहित्य की चेतना कहने का अर्थ है साहित्य का केंद्र बिंदु या मूल भाव। तो सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है तथा अपभ्रंश के साहित्य से उसका खुला विद्रोह भी झलकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है, उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। दोस्तों, अंततः यही कहा जा सकता है कि भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखते हुए सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतया युक्ति संगत और व्यवहारिक है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर मिलते हैं शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।